आज का सबक ग्लोबल क्लाइमेट और सन से आने वाली एनर्जी का ट्रांसफर। सन से एनर्जी चलकर अर्थ तक पहुंचती है और अर्थ उसी एनर्जी को इंफ्रारेड रेडिएशन की शक्ल में वापस स्पेस में भेजती है। इन दोनों का बैलेंस ही तय करता है कि अर्थ कितनी गर्म रहेगी। आज दो चीजें देखेंगे, अर्थ का एनर्जी बजट और इक्वेटर से पोल्स तक धूप का फ्रिक। पहले एनर्जी बजट। ये बैलेंस है अर्थ की अब्जॉर्ब की हुई सोलर एनर्जी और उस एनर्जी के बीच जो वो वापस स्पेस में रेडिएट करती है। सन से आने वाली एनर्जी का सिर्फ 70% अर्थ अब्जॉर्ब करती है। बाकी 30% बादलों, बर्फ और रेगिस्तान की चमकदार सतह से सीधा वापस स्पेस में चला जाता है। अब इसी बात को तराजू पर रखिए। एक पलड़े पर एनर्जी इन, दूसरे पलड़े पर एनर्जी आउट। जब दोनों बराबर हों, बीम सीधी रहती है और अर्थ का टेम्परेचर स्टेडी रहता है। और सिर्फ 1% का फ्रिक भी इस बजट को हिला देता है। तराजू झुक जाती है और दुनिया का टेम्परेचर बदल जाता है। अब देखिए ये बैलेंस खुद को कैसे बदलता है। जब अर्थ ठंडी होती है, बर्फ का इलाका बढ़ जाता है। बर्फ चमकदार होती है और धूप का बड़ा हिस्सा सीधा वापस स्पेस में भेज देती है। नतीजा, अर्थ और ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर और ज्यादा बर्फ बनाती है। ये लूप खुद को चलाता रहता है। अब उल्टा कीजिए। जब अर्थ गर्म होती है, बर्फ पिघलने लगती है। नीचे से गहरे रंग की जमीन और समंदर निकल आते हैं। गहरी सतह ज्यादा धूप एब्जॉर्ब करती है और कम रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए अर्थ और गर्म होती चली जाती है। दोनों सूरतों में शुरुआत छोटी होती है और असर बहुत बड़ा। अब पूरी तस्वीर। एनर्जी आती और जाती किन रास्तों से है? सन से सोलर रेडिएशन सीधी नीचे आती है। उसका एक हिस्सा एटमॉस्फेयर ही एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी जमीन तक पहुंचकर उसे गर्म करती है। अब जमीन से एनर्जी वापस जाने लगती है। पहला रास्ता कन्वेक्शन और कंडक्शन, यानी गर्म हवा का ऊपर उठना। दूसरा रास्ता इवैपोरेशन, पानी भाप बनकर ऊपर जाता है और अपने साथ लेटेंट हीट ले जाता है। तीसरा रास्ता इंफ्रारेड रेडिएशन, कुछ हिस्सा सीधा स्पेस में निकल जाता है और कुछ हिस्सा एटमॉस्फेयर पकड़ लेती है। फिर एटमॉस्फेयर खुद रेडिएट करती है, कुछ ऊपर स्पेस की तरफ और कुछ वापस नीचे अर्थ की तरफ। बाएं हिस्से में सतह से एनर्जी की लॉस, दाएं हिस्से में सतह पर एनर्जी का गेन। जब ये दोनों बराबर रहें, अर्थ का टेम्परेचर कायम रहता है। लेकिन एक मसला है, एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज मौजूद हैं। ये बाहर जाती हुई इंफ्रारेड रेडिएशन को रोक लेती हैं और उसका बड़ा हिस्सा वापस अर्थ की तरफ भेज देती हैं। स्पेस तक पहुंचने वाली एनर्जी कम हो जाती है। अब एनर्जी इन, एनर्जी आउट से ज्यादा है, बैलेंस टूट गया। अर्थ गर्म होने लगती है। इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब दूसरा हिस्सा इक्वेटर और पोल्स के बीच एनर्जी का फ्रिक। सन से आने वाली हर बीम की चौड़ाई बराबर है। इक्वेटर पर बीम सतह से सीधी टकराती है। वो थोड़ी सी जगह पर पड़ती है, इसलिए वहां धूप तेज और गर्म होती है। अब वो ही बीम पोल्स की तरफ ले जाइए। वहां वो एक एंगल से टेढ़ी होकर पड़ती है। उतनी ही एनर्जी कहीं ज्यादा बड़े इलाके पर फैल जाती है। इंटेंसिटी गिरती जाती है, 60 डिग्री लैटिट्यूड पर सिर्फ आधी रह जाती है। इसी वजह से इक्वेटर गर्म और पोल्स ठंडे रहते हैं। इसे कहते हैं अनइवन हीटिंग। यही अनइवन हीटिंग पूरी दुनिया की हवा चलाती है। इक्वेटर पर गर्म हवा ऊपर उठती है और वहां लो प्रेशर बन जाता है। पोल्स पर ठंडी हवा नीचे बैठती है और हाई प्रेशर बनता है। इसी फ्रिक से एटमॉस्फेयर में बड़े सर्कुलेशन सेल्स बनते हैं। इक्वेटर के करीब चलती हैं ट्रेड वाइन्स,
दरमियानी लैटिट्यूड्स में वेस्टर्लीज और पोल्स के पास पोलर ईस्टर्लीज। समंदर में बहने वाला ओशन करंट भी ऐसा ही काम करता है। दोनों मिलकर गर्मी को पूरी दुनिया में बांट देते हैं। लेकिन इंसान की पैदा की हुई ग्रीनहाउस गैसेस इस कुदरती बैलेंस को बिगाड़ रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और वेदर के पैटर्न्स बदल रहे हैं। आखिर में एक बार दोहरा लीजिए, एनर्जी बजट, अब्जॉर्ब की हुई और रेडिएट की हुई एनर्जी का बैलेंस। करीब 70% अब्जॉर्ब और 30% वापस रिफ्लेक्ट। बर्फ बढ़े तो रिफ्लेक्शन बढ़े, बर्फ पिघले तो अब्जॉर्प्शन बने। ग्रीन हाउस गैसेस इंफ्रारेड को रोककर अर्थ को गर्म कर रही हैं और इक्वेटर की सीधी धूप के मुकाबले पोल्स की टेढ़ी धूप, इसी से दुनिया की हवाएं चलती हैं। इसी तरह सन की एनर्जी पूरे ग्लोबल क्लाइमेट को चलाती है।